हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैप्टर 6 to 8 मार्क्स तक का हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है और जितनी भी चीज़ें आज की क्लास के अंदर मैं कवर करवा दूंगा, पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ साथ नोट करते रहना। कीवर्ड्स भी मैंने लिखवाए हैं, जब आप अपना आंसर लिखोगे तो उन कीवर्ड्स को जरूर ऐड करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर में पहली बात हम पढ़ने वाले क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखो 200 सालों के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के जा रहे थे, ब्रिटिश रूल पूरी तरीके से ओवर हो गया था और हमारी इंडियन गवर्नमेंट आ रही थी अब। तो फाइनली उस टाइम जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन कैसी थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन थी। तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले, 1 by 1 करके सारे टॉपिक्स में आपको पढ़ा दूंगा। देखो सन 1600 के अंदर ना पहली बार अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे और हमारे देश के अंदर जब वो आए थे तो वो इस पर्पस से आएंगे थे कि भाई इंडिया के साथ हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और उन्होंने जब इंडिया में आकर देखा कि इंडिया के पास बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो फिर वो यहाँ पर आके लालच में फंस गए और धीरे धीरे वो जब इंडिया में आकर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लगाते हैं, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, हमारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर इंटरफेयर करने लग जाते हैं। और 1757 जो था हमारा बैटल ऑफ प्लासी था जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों के बीच में। तो जब अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी जीता, यानी कि वो लास्ट युद्ध था जो अंग्रेजों के बीच में और किसी नवाब के बीच में हुआ, इंडिया की मतलब जो इंडिया के राजा वगैरह थे उनके बीच में हुआ। उसके बाद उन्होंने हमारी इंडिया को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया उस वॉर को जीतने के बाद। और उसके बाद लगातार 200 सालों तक हमारी इंडिया को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, उन्होंने अपने हिसाब से इस्तेमाल करा, हमारे रॉ मटेरियल वो सारे लेकर चले गए। देखो अंग्रेजों का इंडिया में आने का जो मेन पर्पस था और इंडिया पे राज करने का जो मेन पर्पस था वो क्या था, ब्रिटेन की ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी और इंडस्ट्री के लिए उसको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। पहला, उसको बहुत बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल की जरूरत थी इंडस्ट्री के लिए, और दूसरा उस रॉ मटेरियल, वो जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए। और इंडिया दोनों ही कंडीशन के लिए बिल्कुल सुटेबल थी। इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल बहुत सारा था, रिसोर्सेज बहुत सारा था जो उसको यहाँ से ईजिली मिल सकता था, और इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी थी जिसको वो क्या कर सकते थे, अपना प्रोडक्ट इंडिया में लाकर बेच सकते थे। तो यही रीजन था कि 200 सालों तक उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज करा। फाइनली 200 सालों के बाद हमने बहुत स्ट्रगल करा, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी और 1947 में फाइनली हमारे देश को आजादी मिल गई। तो जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर जा रहे थे तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, इस पूरे चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर में क्या क्या है, ओवरऑल फीचर क्या थे इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था हमारा, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था, ये दोबारा लिख दिया है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और पॉजिटिव इंपैक्ट, क्या ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़कर गए थे या नहीं, तो वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्या है, ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे, यानी कि 1947 में अगर कोई बंदा देखता है हमारी इकोनॉमी को तो क्या फीचर्स समझ में आते हैं, क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर था। या यही क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल किसे कहा जाता है, जो ब्रिटिश रूल होता है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे तो हम कॉलोनी थे, यानी कि वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो उस दौरान इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, तब भी आपका यही आंसर बनेगा, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं ओवरऑल फीचर। सबसे पहला, इकोनॉमी कैसी थी, स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल रुका हुआ होता है। देखो बिल्कुल रुका हुआ इकोनॉमी क्या होता है, जैसे आज हम देखते हैं कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं बिल्डिंग है, कहीं डैम्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है, फैक्ट्रियां चल रही है, कारखाने, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन होता है तो लोगों की इनकम बनती है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी। तो कहता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही स्टैग्नेंट थी, और स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर लोगों की इनकम में कोई ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है।
अच्छा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नेवर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द इंडियंस नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम। जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने कभी भी इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम को पता लगाने की कोशिश ही नहीं करी। रीज़न क्या था? उनको पता था कि अगर हम यार इनकी पर कैपिटल इनकम निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, इन लोगों को पता चलेगा, फिर वही क्रांतियाँ होंगी, फिर वही लड़ाई झगड़ा, तो वो चाहते ही नहीं थे, वो इतनी मेहनत करते नहीं थे। उनका काम निकल रहा था, उनको इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जाना था और अपना सामान लाकर यहाँ बेचना था, वो अपने काम में लगे हुए थे, उनके पास इतना टाइम भी नहीं था। लेकिन फिर भी, और अगर कोई निकालता भी था नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम, तो अंग्रेज उसको रोकते थे। लेकिन उस टाइम पर हमारे देश में कुछ बहादुर हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे दादा भाई नारोजी हो गए, विलियम डिग्बे हो गए, फिंडलेस सेरस हो गया, VKRV राव, RC देसाई, नाम याद रख लेना है भाई, ठीक है। इन लोगों ने नेशनल इनकम निकालने की पता करी, इंडिया की नेशनल इनकम को निकालने की कोशिश करी। और क्या बात पता चली? उससे ये बात पता चली कि इंडिया की जो GDP है वो 2% से भी कम ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। जैसे आज हमारी GDP 6.5%, 7%, 8% है, 2% से भी कम थी। और पर कैपिटल इनकम 0.5% से भी कम बढ़ रही थी। जैसे आज हमारी जो पर कैपिटल इनकम है ना, वो 6%, 7% से बढ़ रही है, तो वो सिर्फ कितना था? 0.5% की रफ्तार से बढ़ रहा था। यानी कि GDP भी बहुत कम थी और पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम बहुत ही ज्यादा कम थी कंट्री की, ठीक है। तो ये बात याद रखना है भाई, डाटा याद रखना है और जो कीवर्ड्स है वो याद रखना है, आंसर में यही सब लिखना होता है। उसके बाद कहता है 1947 में या फिर कॉलोनियल रूल में, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जैसे ही खत्म हुआ, उस दौरान हमारी इकोनॉमी कैसी थी? बहुत ही बैकवर्ड। बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता, लोगों की कोई इनकम नहीं होती, लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, लोगों के पास खाना नहीं होता, तो उसे बैकवर्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो कहता है इकोनॉमी बैकवर्ड थी, ठीक है, क्योंकि वहां पर लोगों की लो पर कैपिटल इनकम थी, लोगों की इनकम बिल्कुल भी नहीं थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, लोगों की पर कैपिटल इनकम सिर्फ 230 रुपए थी इंडिया में, सिर्फ 230 रुपए। ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो गरीब थी, ठीक है, पुअर, विदाउट सफिशिएंट फूड, खाना नहीं था, क्लॉथिंग, कपड़े भी नहीं थे, शेल्टर, रहने के लिए अच्छे मकान भी नहीं हुआ करते थे, विड्स प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, और चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी फैली हुई थी। क्लियर होता है? तो दो बातें बताई, 1947 में स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। थर्ड नंबर पे कहता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। पूरे देश के अंदर ज्यादातर लोग किसमें लगे थे? एग्रीकल्चर। रीजन क्या था? इंडस्ट्री थी नहीं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट। आगे पढ़ने वाले, पूरा खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने हैंडीक्राफ्ट्स को पूरा खत्म कर दिया। हमारे देश में सर्विसेज सेक्टर भी ना के बराबर थे, तो लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? लोगों के पास ऑप्शन बचता है क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लोगों की खुशी नहीं थी, बल्कि हम लोगों के जीने का एक सहारा बन चुका था एग्रीकल्चर, ठीक है। तो 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, लेकिन एग्रीकल्चर की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। लोगों के पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, लोगों के पास फाइनेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था, जिस वजह से एग्रीकल्चर GDP के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50% ही कंट्रीब्यूट करता था। यानी देश की टोटल GDP का एग्रीकल्चर सिर्फ 50% कंट्रीब्यूट करता था, और एग्रीकल्चर में लगे कितने लोग थे? 72%, ठीक है। जिस सेक्टर में 72% लोग लगे हैं, उसमें वो सेक्टर GDP में सिर्फ 50% का रोल ही प्ले कर रहा है। और एग्रीकल्चर बहुत ही बैकवर्डनेस की स्थिति में था, यानी बहुत ही बैकवर्ड था, लोगों के पास कुछ भी नहीं था। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, जमीनें नहीं है, स्मॉल लैंड होल्डिंग, जमीनें बहुत कम है लोगों के पास फाइनेंस नहीं है किसानों के पास, ठीक है। और बहुत सारे रूल रेगुलेशन बने हैं जो बहुत खतरनाक थे, आगे हम पढ़ने वाले भी। ब्लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री भी बिल्कुल ना के बराबर थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज़ादी से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी जिसका नाम था हैंडीक्राफ्ट्स, जो हैंड मेकिंग चीज़ें होती है। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद अपनी डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी से पूरा खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो इंडिया के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम उसकी इंडस्ट्री एक ब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, बिल्कुल बहुत ही कम, जो बोल सकते हैं निराशाजनक थी बिल्कुल, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है। ये कैसी पॉलिसी थी? इसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट डबल टैक्सेशन पॉलिसी अपनाती थी। जो ब्रिटेन के गुड्स थे उस पर कम टैक्स, इंडियन गुड्स पे ज्यादा टैक्स, ठीक है। इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री भी लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, उनमें कुछ भी नहीं बचा हुआ था।
हैवी इंडस्ट्री, इंडिया की जो हैवी इंडस्ट्री थी यानी जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। हालांकि टाटा वाटा उस टाइम पे थोड़ा बहुत आ गए थे, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर उनका रोल था। आगे पढ़ने वाले हैं। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी खत्म हो चुकी थी। तो अब देखो लोगों की जो ज़रूरत है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो गए, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो गए, चाहे वो आर्मी के लिए जो डिफेंस के गुड्स हो गए, कुछ भी हमारे पास नहीं था। कोई भी सामान इंडिया के अंदर नहीं बनता था, जिसलिए हम ज़्यादातर चीज़ों के लिए या तो ब्रिटेन पे डिपेंड थे या फिर दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, हैवी डिपेंड ऑन दी इम्पोर्ट। ठीक है, मशीनरी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हम सारे इंपोर्ट किया करते थे। कोई भी इंडस्ट्री हमारे देश में नहीं थी, चाहे वो आर्म फोर्सेस की चीजें हो, यानी आर्मी वाले जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं वॉर वगैरह के अंदर, वो भी सामान हमारे देश में प्रोड्यूस नहीं होता था। इवन यहाँ तक कि हम जो डेली बेसिस पे चीजें इस्तेमाल करते हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे शेविंग मशीन हो गई, मेडिसिन हो गई, कैरोसिन हो गया, या खाने पीने की चीजें हो गई, साइकिल वगैरह हो गया, कुछ भी हमारे देश में नहीं बनता था। सोचो कुछ बन ही नहीं रहा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, देश में कोई इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। 1947 में हम पूरी तरीके से दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड थे, हमारे देश में कुछ भी नहीं था। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, इंडिया की बल्क ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी? रूरल एरिया में। रूरल एरिया में 86% और अर्बन एरिया में सिर्फ 14%। अब ये रूरल और अर्बन में डिफरेंस क्या है ऐसे बता देता हूँ। देखो जो अर्बन एरिया में रहते हैं ना, शहरों में रहते हैं, शहरों में थोड़ा सा क्या होता है कि भाई पानी की फैसिलिटी भी है, बिजली की फैसिलिटी भी हो जाती है, एजुकेशन भी ठीक होता है, हेल्थ सेक्टर भी थोड़ा ठीक होता है। तो रूरल एरिया के मुकाबले अर्बन एरिया में फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और इंडिया में 1947 में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, 86% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि लोगों के कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती थी, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो हेल्थ की हो। ठीक है, सेमी फेडरल इकोनॉमी, इसका मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हालांकि इंडिया में आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन आज इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। इंडियन गवर्नमेंट रेलवे चला रही है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ब्रिज बनवा रही है, डैम्स बनवा रही है, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियां चला रही है, यानी लोगों की भलाई के लिए हॉस्पिटल, कॉलेजेस है ना, इसके अलावा स्कूल, बहुत सारी चीज़ें चला रही है। इंडियन गवर्नमेंट आज लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम करती है, किसानों का भी ध्यान रखती है, इंडस्ट्री वाले लोगों का भी ध्यान रखती है। लेकिन उस टाइम भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट वादा करती थी कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन करती कुछ भी नहीं थी। तो उस टाइम की जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती थी। आज तो गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने ये कवर कर लिया क्वेश्चन कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी 1947 में। यहां पर हम इतनी बात खत्म हो जाती है। उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है 1947 में। अब हम सेपरेट पॉइंट करके पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा था 1947 में। सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करते हैं और मोटी मोटी जो बातें हैं वो समझेंगे। सिर्फ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें 1947 में कैसा था, तो सबसे पहला लॉ प्रोडक्शन बहुत कम था, और लॉ प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। रीज़न तो यही था ना कि किसानों के पास फाइनेंस नहीं था और बहुत सारे रूल रेगुलेशन वहाँ चल रहे थे जो किसानों के खिलाफ थे। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी किसानों के पास। ठीक है, आज़ादी के बाद तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम करे, लैंड रिफॉर्म करा, टेक्निकल रिफॉर्म करा, तो प्रोडक्शन बहुत बढ़ा, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, लॉ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत कम था। ओवरऑल प्रोडक्शन का मतलब जैसे इस चार्ट से समझाता हूं। 1947 में इंडिया सिर्फ 64 लाख टन गेहूं का प्रोडक्शन करता था, जो कि आप कितना हो चुका है 1076 हो चुका है। ठीक है, अगर हम चावल की बात करें तो 1947 में इंडिया 220 लाख टन का प्रोडक्शन करता था, जो कि अब कितना हो चुका है 1184 लाख टन। तो चेक करो कि प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ गया। रीजन क्या है? इंडिया ने टेक्निकल रिफॉर्म करा, इंडिया ने लैंड रिफॉर्म करा, इंडिया ने किसानों को फाइनेंस प्रोवाइड करा, गवर्नमेंट ने बहुत काम करे। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो उस टाइम टोटल प्रोडक्शन कितना ज्यादा कम था, चेक करो कितना कम था। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर जमीन पर आप कितना प्रोडक्शन करते हो। तो थोड़ा ना उसे आज से कंपेयर कर लेते हैं। आज से देखो, आज 1 हेक्टेयर जमीन पर 3421 किलो गेहूं का प्रोडक्शन होता है, जबकि उतनी ही जमीन पर 1947 में 1 हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ 660 किलो गेहूं का ही प्रोडक्शन हो पाता था। अगर हम राइस के अंदर बात करते हैं तो 2705
केजी का प्रोडक्शन अब होता है, ये 1920 का डाटा है वो भी, ठीक है। और उस टाइम उतनी ही जमीन पर सिर्फ कितना प्रोडक्शन होता था, 665। क्लियर होता है, यानी कि प्रोडक्शन भी बहुत कम था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। आइए थोड़ा सा रीजन समझते हैं। कहता है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट, जबकि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर कितना आप कर रहे हो। बोथ वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो, दोनों ही बहुत ज्यादा कम थे। रिजल्ट क्या रीजन था इसका? कहता है इसका रीजन था लैक ऑफ मींस, रिसोर्सेज का ना होना। किसानों के पास अच्छे बीज भी नहीं थे, किसानों के पास इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं थी, किसानों के पास एडवांस इक्विपमेंट भी नहीं थे, किसानों के पास फाइनेंस भी नहीं था। लैक ऑफ इंसेंटिव टू दी टिलर्स ऑफ द सोल, और फार्मर्स के लिए किसानी करना बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं था। अब यहाँ पर इस टेबल के बारे में ये बताया गया है कि वीट का प्रोडक्शन कितने गुना बढ़ गया, राइस का कितने गुना बढ़ गया, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कितने गुना बढ़ गई, ये चार्ट के अंदर बताया गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 1947 में। एक तो हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्शन बहुत कम था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और सेकंड नंबर पे हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम, इसको कहते हैं हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या है? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आई ना, उन्होंने क्या करा, हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड फार्म है, यानी कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर की जगह है, सबको अपने कब्जे में ले लिया। बोला भाई सबका मालिक मैं, ठीक है। जितनी भी एग्रीकल्चर की जगह थी सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया, और उन सभी जमीन का मालिक किसको बना दिया? जमींदार को। यानी जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो गांव के बड़े बड़े लोग, अमीर लोग होते थे, उनको बोला ये आज से सारी जमीन तुम्हारी, ठीक है, क्लियर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको जब जमीन देती थी तो ये बात कहती थी कि इस जमीन पर जितने भी रुपए का फसल उगेगा, जब जमीन देती थी जमींदारों को तो कहती थी इस जमीन पर जितनी भी फसल उगेगा उसका 50% मुझे चाहिए। कितना चाहिए? 50%। जमींदार एग्री हो जाते थे। अब जमींदारों को पता था, जमींदार सारी जमीन ले लेते, पता था लोगों के पास कुछ काम धाम तो है नहीं, लोग घूम घाम के कहाँ आएंगे, एग्रीकल्चर पाएंगे। तो फिर लोग आते थे, लोगों के पास तो जमीन नहीं थी, आके बोलते थे जमींदारों से सर थोड़ी जमीन दे दो, हम भी खेती कर लेते हैं। तो अब जमींदार इनको शर्त रखते थे, क्या कि मान के चलो तुम 100 किलो अगर गेहूं उगाओगे तो ये 100 के 100 किलो गेहूं सीधा लेकर मेरे पास आओगे। क्लियर? यानी कि किसान जितना भी फसल, अब देखो किसान पूरा खून पसीना एक कर देते थे, किसान बड़ी मेहनत करते थे। अच्छा, किसान जब बीज खरीदता था, किसान जब सिंचाई करवाता था, किसान जब और इक्विपमेंट खरीद के लेकर आता था तो उसकी कॉस्ट भी कौन बियर करता था? किसान खुद ही बियर करते थे। जमींदार बोलते थे मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, लेकिन जैसे ही फसल उगता था सारी फसल लेने के लिए कौन आ जाता था? जमींदार। जैसे 100 किलो गेहूं उगा तो 100 किलो गेहूं में से 50 किलो गेहूं तो चला गया किसको? ब्रिटेन गवर्नमेंट को। बाकी जो 50 किलो बचा उसमें से 40 किलो ये खुद रख लेता था और बाकी के 10 किलो 20 किलो इनको दे देता था। ये इतना कम होता था, इतना कम होता था कि कई बार तो किसानों की कॉस्ट भी वसूल नहीं होती थी, और कई बार ऐसा होता था कि किसान की जो फैमिली है वो भी सरवाइव नहीं कर पाती थी। तो इसी को हम लोग कहते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में ब्रिटेन गवर्नमेंट सारी जमीन का मालिक किसानों को उसको जमींदारों को बना देती थी, और जमींदार क्या करते थे? किसानों को उधार में जमीन यानी किराए पे देकर और उनसे फसल उगवाते थे। जो भी फसल आता था वो सारी फसल ले लेते थे, उसका एक हिस्सा ब्रिटेन गवर्नमेंट को, ज्यादातर खुद रखते थे और थोड़ा सा हिस्सा किसानों को दे देते थे। इसी को हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक बार समझते हैं। कह रहे जमींदारी सिस्टम क्या है? एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था किसके बीच में? गवर्नमेंट, ओनर, ठीक है, ओनर ऑफ द सोल यानी कि जो जमीन का मालिक है जमींदार, और टिलर ऑफ द सोल यानी कि छोटे छोटे फार्मर्स। इंप्लीमेंटेड बाय द बंगाल प्रेसिडेंसी, सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, लेकिन धीरे धीरे फिर पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया। जमींदार वॉज रिकॉग्नाइज द परमानेंट ओनर, जमींदार को परमानेंट ओनर बना दिया जाता था। जो भी फसल उगती थी यानी जो भी प्रॉफिट होता था जनरेटेड फ्रॉम द कल्टीवेशन वर टू बी अक्रू टू दी जमींदार, वो सारा कौन ले लेता था? जमींदार, इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मतलब होता है जो खेती करने वाले लोग होते हैं, किसान, उनको नहीं मिलता था कुछ भी। ठीक है, जमींदार वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट, जमींदार उसमें से एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता था एज अ रेवेन्यू। ठीक है,
जमींदार वॉज फ्री टू एक्सट्रैक्ट मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सोल एज दे कुड, और जमींदार बची हुई फसल में से जितनी फसल चाहे अपने पास रख सकते हैं और थोड़ी बहुत फसल वो किसानों को दे देते थे, और वो कई बार इतना कम होता था कि किसान सर्वाइव भी नहीं करते थे। जमींदार इग्नोर करते थे द प्लाइट ऑफ द टिलर्स, टिलर्स की क्या सिचुएशन है उनको कोई मतलब नहीं है, क्या टिलर्स के पास इतना अनाज मिल रहा है कि उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी, उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब होता था सिर्फ और सिर्फ फसलों से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से। क्लियर? तो जमींदारों ने और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने मिलकर अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट करा किसका? हमारे फार्मर्स का, हमारे किसानों का। तो इतना खतरनाक सिस्टम था, इसीलिए आज़ादी के बाद ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म के अंदर सबसे पहले इसी कानून को खत्म करा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे क्या है? कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि 1947 में या जब अंग्रेज हमारे देश पे रूल कर रहे थे तो हमारे किसान क्या उगाना चाहते थे? हमारे किसान कहते थे भाई हम उगाना चाहते हैं गेहूं, हम उगाना चाहते हैं चावल, हम उगाना चाहते हैं शुगर केन, क्योंकि इनसे हमें फ़ायदा होगा और हमारा पेट भी भरेगा, हमारी फैमिली भी सर्वाइव करेगी। लेकिन जो अंग्रेज है वो हमारे किसानों को फोर्स करते थे किसकी खेती करने के लिए? इंडिगो की खेती करने के लिए। अब ये इंडिगो क्या है? इंडिगो ना एक केमिकल होता है, एक ब्लीच होता है जिससे कपड़ों को कलर किया जाता है। ठीक है, और ये इतनी खतरनाक खेती होती है कि अगर आप किसी जमीन पर इंडिगो की खेती 1-2 साल कर दो तो वो जमीन खत्म हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब वो जमीन किसी काम की नहीं रहती। ठीक है, तो अब ब्रिटेन वालों को पता था, इंग्लैंड वालों को पता था कि अगर ये खेती ब्रिटेन के अंदर होगी, ब्रिटेन का बहुत बड़ा कपड़ों का व्यापार था, बहुत बड़ा। ठीक है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो थी उस टाइम पे। उनको पता था कि यार हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़े लेवल पे केमिकल और ब्लीच चाहिए कपड़ों को कलर करने के लिए, लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन हम ब्रिटेन में करते हैं तो क्या होगा? ब्रिटेन की सारी एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी और हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने किसको चुना? इंडिया के फार्मर्स को चुना। अब इंडिया के फार्मर्स अगर अनएम्प्लॉयड हो जाए, कुछ हो जाए, तो उनको क्या मतलब था? वैसे भी वो हमारा क्या कर रहे थे? एक तरीके से यूज़ ही कर रहे थे। तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को लालच देने के लिए क्या करा? एडवांस पेमेंट देना शुरू कर दिया थ्रू जमींदार। जमींदार को बोलते थे यार इनको एडवांस पेमेंट दो, इनको ना एडवांस पेमेंट देकर इनको अपने जाल में फंसा लो, इनको अपने डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा लो, ताकि ये हम जो बोले वो उसी चीज की खेती करें। तो इस तरीके से ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको एडवांस पेमेंट देकर, उनको लालच देकर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनको इंडिगो जैसी खतरनाक खेती करने के लिए क्या करा जाता था? मजबूर किया जाता था। क्लियर हो गया? तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उनको रोका जाता था कि भाई चावल की खेती मत करो, गेहूं की खेती मत करो, शुगर केन की खेती मत करो, जानबूझकर ये सारी खेती करो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करती है, हमारे किसानों के लिए इरिगेशन की फैसिलिटी की व्यवस्था करती है। ठीक है, या फिर इसके अलावा बिजली की, इसके अलावा पानी की, इसके अलावा फाइनेंस की, और बहुत सारा, मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए ना, हमारे किसानों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो कुछ भी काम हमारे किसानों के लिए नहीं करती थी। किसानी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि सिंचाई सुविधा। कोई इरिगेशन फैसिलिटी दूर दूर तक हमारे को ब्रिटेन गवर्नमेंट लोगों को देती हुई नजर नहीं आती थी। किसानों को किसी तरीके की कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती थी, यानी कि जो लोगों की खेती होती थी वो सिर्फ रेनफॉल यानी कि बारिश के ऊपर निर्भर होती थी। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो फिर फसल भी खराब हो जाती थी। यानी कि जैसे आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट जितने सारे काम करती है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ऐसी कोई भी काम हमारे किसानों के लिए नहीं करती थी, यानी एग्रीकल्चर में उनका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, कहता है कि गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ द सोइल एंड द टिलर ऑफ द सोइल। ओनर ऑफ द सोइल कौन होते हैं? जो जमीन के मालिक, जो जमींदार। और टिलर ऑफ द सोइल कौन होते हैं? जो किसान होते हैं। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अंग्रेजों ने सारी जमीन का मालिक किसको बना दिया? जमींदारों को। अब जमींदार क्या करते थे? जो छोटे फार्मर्स थे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे और उनसे ज़बरदस्ती फसलें छीन लिया करते थे, उनको थोड़ी बहुत फसलें दिया करते थे। तो इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट रहता था। तो 1947 में देखा गया कि ओनर ऑफ द सोइल, जमींदार और फार्मर्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है, जब ब्रिटिश रूल के दौरान और जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे भी ये झगड़े देखे जा सकते थे। इसके ऊपर तो
बॉलीवुड के अंदर कितनी सारी मूवियाँ भी बनी हैं। ओनर शेयर द आउटपुट, दे हार्डली शेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी ये जो जमींदार थे ये इतने खतरनाक थे कि ये फसल तो ले लेते थे, लेकिन जो फसल की कॉस्ट होती थी, फसल को उगाने में जो कॉस्ट लगती थी उसको बियर नहीं करते थे। इसी बात से फार्मर दुखी रहते थे। इंटरेस्टेड इन द मैक्सिमाइजिंग दियर रेंटल इनकम, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रेंटल इनकम से मतलब था, यानी सिर्फ फसलों से मतलब था। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, उस टाइम के जो फार्मर्स थे, क्योंकि देखो देश की सारी पॉपुलेशन फार्मिंग सेक्टर में ही लगी थी। अगर सारे लोग एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, इंडस्ट्रियां थी नहीं देश के अंदर और ना ही देश के अंदर सर्विस सेक्टर थी, तो सारे लोगों की जो भीड़ थी वो कहां पर जमा थी? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इतनी सारी भीड़ होने की वजह से हर बंदे के हिस्से में थोड़ी थोड़ी सी जमीन आती थी, यानी कि स्मॉल लैंड होल्डिंग। और इसके अलावा फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का मतलब कि कुछ जमीनें, मान लो एक किसान की कुछ जमीनें एक किसान को यहां मिल गई, कुछ जमीनें यहां मिल गई, कुछ यहां मिल गई, मतलब कि अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से ना उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। यहां पर अलग से काम करो, यहां पे अलग से काम करो, यहां पे अलग से काम करो, अलग अलग काम करना पड़ता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ जाती थी। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग था और फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कुछ जमीन इधर है, कुछ जमीन उधर है, जिसकी वजह से खेती करना बहुत ही अनइकोनॉमिक था। अनइकोनॉमिक मतलब बहुत मुश्किल हो जाता था और बहुत महंगा हो जाता था। यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट, आउटपुट बहुत कम मिलता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती थी। इसके अलावा सब्सिस्टेंस आउटलुक, हमारे फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं चाहिए था। कॉलोनियल रूल के अंदर जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब थी। आजकल के फार्मर्स तो फिर भी थोड़ा सरप्लस कमा रहे हैं, यानी कि आज के फार्मर्स की इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं है, मतलब कि बोल सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब ठीक है। फार्मर्स आज बहुत खुश हैं और गवर्नमेंट बहुत कुछ करती भी है फार्मर्स के लिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम के जो फार्मर्स थे ब्रिटिश रूल के अंदर, वो जमींदारों से और ब्रिटेन गवर्नमेंट से इतना परेशान थे, वो बस इतना कोशिश करते थे कि भाई किसी तरीके से बस इतनी सी फसल दे दो कि मेरी फैमिली जो है पूरे साल सरवाइव कर पाए, बस इतना ही मतलब होता था। यानी कि किसान सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के स्ट्रगल के लिए क्या करते थे? खेती करते थे, ठीक है। उनको मतलब नहीं था प्रॉफिट से कुछ भी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। फैमिली की सिर्फ बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जब आप कोई खेती करते हो तो उसे हम सब्सिस्टेंस आउटलुक कहते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। 1947 में एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी मैंने आपको पूरा बता दिया। अगला फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने हमारे एग्रीकल्चर के लिए कुछ भी नहीं करा। जमींदारों ने बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करा, जिसकी वजह से हमारे देश में हमेशा अनाज की बार बार शॉर्टेज हुई। और अनाज के शॉर्टेज होने की वजह से अलग अलग एरियाज के अंदर इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई फैमिन की वजह से। फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फैमिन्स रेफर टू द सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। फैमिन का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड। और वायलेंट हंगर, वायलेंट हंगर मतलब या फिर स्टारवेशन का मतलब होता है जब बहुत भूखमरी देश के अंदर पैदा होगी। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। भूखमरी से बहुत सारे लोग जब हमारे देश में मर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैमिन्स कह देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1760 टू 1943 अप्रोक्स आजादी के टाइम तक इंडिया के अंदर रेगुलर बेसिस पर फैमिन्स आए, रेगुलर बेसिस पर अकाल पड़े हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। और इसमें सबसे मेमोरेबल फैमिन है वो इंडिया का कौन सा था? फैमिन वाज इन बंगाल, जो बंगाल के अंदर आया था। कब? 1769 के अंदर आया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है। मोर देन, अच्छा ये जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल 200 सालों तक हमारे देश में चला। इस दौरान हमारे देश में लगभग 85 मिलियन पीपल, 85 मिलियन पीपल का मतलब क्या है? 8.5 करोड़ लोग, है ना। लगभग 8.5 करोड़ लोगों ने, कई रिकॉर्ड में बताया गया 8.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ठीक है। इन द कॉन्ट्रास्ट देयर इज द नो फैमिन रिलेटेड टू द डेथ सिंस द इंडिपेंडेंस। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो आजादी के बाद ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमारे देश के अंदर नहीं आई जिसमें पता लगा हो कि फैमिन यानी भूख वगैरह की वजह से या अनाज की कमी की वजह से हमारे देश में कोई बंदा मर गया हो। क्लियर होती है बात? तो फैमिन्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये आपको लिख के आना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद बोला जाता है, एक छोटा सा टॉपिक है, पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट। देखो इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया सब एक ही थे, ठीक है। तो इन दोनों का पार्टीशन भी हो गया 1947 में, दो अलग अलग देश बन गए, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, ठीक है। तो इंडिया के पास
जो टोटल पॉपुलेशन थी उसकी 82% पॉपुलेशन कहाँ पे रह गई, इंडिया के अंदर। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इंडिया को जो एग्रीकल्चर लैंड मिला वो सिर्फ 65% मिला, जो बहुत ही कम था। तो इस वजह से फूड क्राइसिस पैदा हुआ हमारे देश के अंदर, ठीक है। रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया, इसके अलावा जो वेस्ट पंजाब का एरिया था बहुत उपजाऊ जगह थी, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल जो जगह थी वो भी कहां चली गई थी, पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर फूड क्राइसिस पैदा हुआ 1947, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी कि पार्टीशन में भी हमारे एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। क्लियर होता है? तो यहां तक की बात हम लोगों ने पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि 1947 में या फिर ब्रिटिश रूल में, 1947 बोल लो, 1947 बोल लो या फिर ब्रिटिश रूल बोल लो, इस दौरान हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हाल थे, अब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो हमारी इंडस्ट्री थी, अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तो हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जिसमें हैंड मेकिंग चीज़ें बिकती है, जैसे हाथ से बने हुए फर्नीचर, हाथ से बने हुए बर्तन, हाथ से बने हुए कपड़े, तो बहुत डिमांड थी। इंडियन मार्केट के अंदर भी हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत डिमांड थी और इंडिया के जो व्यापारी थे, जो ट्रेडर्स थे, वो फॉरेन में ले जाकर यानी एक्सपोर्ट भी बहुत करते थे, बाहर भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अंग्रेज हमारे देश में आए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लगाई। उन्होंने देखा कि यार हम अपना सामान इंडियन मार्केट में तब तक नहीं बेच सकते जब तक इनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म ना किया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म करते हैं और इनकी मॉडर्न इंडस्ट्री को बढ़ने से रोक देते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रॉ मटेरियल ये इस्तेमाल कर रहे हैं इनका रॉ मटेरियल बचेगा, और जब ये रॉ मटेरियल बचेगा तो हम इनसे बहुत ही कम रेट पर खरीद कर ब्रिटेन लेकर चले जाएंगे। एक तो फ़ायदा इनको ये होगा। दूसरा, अगर हैंडीक्राफ्ट्स नहीं होगा तो इनकी मार्केट में जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसकी ज़रूरत का सामान हम ब्रिटेन से लेकर आएंगे और ब्रिटेन से लाकर इंडियन मार्केट में बेचेंगे। तो दो फायदे होंगे, एक तो हमें रॉ मटेरियल बहुत कम रेट पर मिलेगा, दूसरा हमें एक मार्केट मिल जाएगा अपने सामान को बेचने के लिए। तो इसलिए उन्होंने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म करना शुरू कर दिया। अब जरा समझते हैं, द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड फॉर द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वर्ड याद रखना, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए क्या तरीका अपनाया, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितने काम करे उन्होंने, दो काम करे। कितने काम करे, दो। पहला, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हमारे हैंडीक्राफ्ट को खत्म करा। दूसरा, स्लो प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, और इंडिया की मॉडर्न इंडस्ट्री को उन्होंने बढ़ने से रोका। ये दो काम उन्होंने करा। उन्हें पता था कि अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म कर देते हैं और अगर हम उनकी मॉडर्न इंडस्ट्री को बढ़ने से रोक देते हैं तो इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा होगा एक्सप्लॉइट द इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। इंडिया की रॉ मटेरियल और इंडिया का प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे हाथ लग जाएगा, जो कि बहुत ही कम सस्ते दाम में मिल जाएगा, जिससे हम अपने ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है उसके लिए आसानी से रॉ मटेरियल लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वो अपनी इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे और इसके लिए उनको सस्ते रॉ मटेरियल की जरूरत थी। अगला, एक्सप्लॉइट इंडियाज पोटेंशियल मार्केट, और इंडिया की मार्केट को भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। जो हम ब्रिटेन में हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम इंडिया में लाकर बेच देंगे। तो याद रखना है सभी बच्चों को, इंडिया की इंडस्ट्री 1947 में सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत उन्होंने खत्म करी। हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म करने के लिए और इंडिया में सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने दो कदम उठाए, हैंडीक्राफ्ट को खत्म करा और इंडिया की मॉडर्न इंडस्ट्री को बढ़ने से रोका। और इससे इनको क्या फायदा हुआ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश के अंदर हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म करा। तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स कैसे हुआ, सबसे पहला, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है उसको टैक्स फ्री कर दो या बहुत कम टैक्स लगाओ, जिससे ब्रिटेन का जो सामान है वो सस्ता हो जाएगा, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर टैक्स ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दो, जिससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो उन्होंने हमारे देश में डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे हो गए और ब्रिटेन से आने वाली चीजें सस्ती हो गई, जिससे मार्केट के अंदर धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट्स के रेट बढ़ते चले गए और हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड खत्म होती चली गई। अगला, लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। देखो हैंडीक्राफ्ट्स की जो सप्लाई थी वो थोड़ी स्लो थी
और मशीन मेड, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर सारी जो इंडस्ट्री थी वहां पर मशीनों से सामान को बनाया जाता था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की सप्लाई धीमी थी, ठीक है, मार्केट में तैयार करने में टाइम लगता था, जबकि मशीन से बनने वाली चीजें बहुत जल्दी जल्दी बन जाती थी, टाइम कम लगता था, कॉस्ट कम लगता था, इसलिए मार्केट में थोड़ी सस्ती बिकती थी। तो मशीन मेड गुड्स जो थे वो लो प्राइस पे मार्केट में बिकते थे, जबकि हैंडीक्राफ्ट्स में कॉस्ट ज्यादा आती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो उसके रेट ज्यादा होते थे और धीरे धीरे लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया। क्लियर होता है? उसके बाद अच्छा, हैंडीक्राफ्ट से खत्म होने से इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हुआ था, इसी वजह से तो लोग एग्रीकल्चर में भागने लग गए थे। फिर चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, और मार्केट का जो टेस्ट था और प्रेफरेंस था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। देखो पहले क्या था, पहले राज दरबार हुआ करते थे, राजा वगैरह होते थे, तो जो प्रजा होती है ना, लोग होती है, वो अपने आइडल मानते थे राजा को और राजा को फॉलो करते थे। राजा भी क्या करते थे, अपने दरबारों के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स को यूज करते थे। जब राज दरबार ही नहीं रहे, जब राजा ही नहीं रहे, अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर फिर धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, रूल करना शुरू कर दिया। अब लोग अंग्रेजों के रहन सहन, उनके अधिकारियों के रहन सहन से प्रभावित होने लगे, और प्रभावित होने लगे तो उनका कल्चर हमारे ऊपर आने लगा, और उनके कल्चर में क्या था, वो मशीन मेड गुड्स ज्यादा यूज करते थे, तो हम लोग भी फिर उसी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो हैंडीक्राफ्ट्स क्यों खत्म हुए भाई, ये 3 रीजन आप लिख दोगे, हैंडीक्राफ्ट्स इस वजह से खत्म हुए। तो मैंने आपको 2 बातें बताई कि अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए 2 बड़े कदम उठाए। इंडिया की हैंडीक्राफ्ट्स को खत्म कर दिया, दूसरा हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री को बढ़ने से रोका। अब ये चलिए अगला हम पढ़ने वाले हैं स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अगर इंडिया की मॉडर्न इंडस्ट्री की ग्रोथ सही होती तो भी अंग्रेज हमारे देश के अंदर अपनी मशीन मेड्स गुड्स ज़्यादा मार्केट में बेच नहीं पाते, लेकिन हमारी हैंडीक्राफ्ट्स भी खत्म हो गई और जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा स्लो था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने हमारी मार्केट का पूरा फायदा उठाया। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ी, जरा समझते हैं। लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री कह रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग फर्स्ट हाफ मतलब होता है 1900 से लेकर 1950 तक, ठीक है, इंडस्ट्री बिगेन द टेक ऑफ रूट ऑफ इंडिया। कह रहे कि इंडिया की इंडस्ट्री मार्केट में आ चुकी थी फर्स्ट हाफ के अंदर ही, बट इट्स प्रोग्रेस मेन्ड वेरी स्लो, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस थी वो रिमेन बहुत ज्यादा स्लो थी। Initially, this develop was confined the setting up the cotton and jute textile mills. इंडिया की जो फर्स्ट शुरू में जो इंडस्ट्री बनी, मॉडर्न इंडस्ट्री बनी, वो कॉटन की, जूट, टेक्सटाइल, इन सब चीजों की बनी। ठीक है, कॉटन और टेक्सटाइल में तो इंडिया डोमिनेट कर रहा था ब्रिटेन को भी, यानी कि इंडिया का ही नाम था, ठीक है, उस टाइम पे। इसके अलावा आयरन और स्टील की भी कुछ इंडस्ट्रीज की स्टार्टिंग हो चुकी थी। टाटा भी उसी टाइम पर बना था 1907 के अंदर ही। ठीक है, इसके अलावा इंडियंस के कुछ शुगर, सीमेंट, पेपर, इनकी भी कुछ फैक्ट्रियां, कारखाने, कंपनियां लग चुकी थी, लेकिन ना इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया की मॉडर्न इंडस्ट्री की जो स्टार्ट है वो स्टार्ट तो हो चुका था, मॉडर्न इंडस्ट्री की स्टार्टिंग तो हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो ग्रोथ थी वो इतनी ज्यादा स्लो थी कि वो मार्केट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए ब्रिटेन का ही गुड्स मार्केट के अंदर बिक रहा था। अगला हमारा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री भी बिल्कुल ना के बराबर थी। देखो जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे मैं फर्नीचर बनाता हूँ, ठीक है, तो फर्नीचर बनाने के लिए अगर मैं फर्नीचर की फैक्ट्री खोलता हूँ तो मुझे कुछ मशीनें चाहिए, मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वरना फर्नीचर को शेप कैसे दूंगा, उसकी कटिंग कैसे होगी। तो जो मशीनें हैं उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री इंडिया में थी नहीं, तो अगर इंडिया में इंडस्ट्री बनती भी है, मान लो कोई फर्नीचर की इंडस्ट्री बनती है, कपड़े की इंडस्ट्री बनती है, तो उसके लिए कैपिटल गुड्स कहां से आएगा। तो कैपिटल गुड्स के लिए अभी भी हम डिपेंड थे किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। अब वो ब्रिटेन हमारे को कैपिटल गुड्स दे तभी तो हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, लेकिन उस टाइम पे वो ब्रिटेन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, तो हमारे पास कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लोअर कंट्रीब्यूशन टू दी जीडीपी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, ठीक है, इंडिया के ज्यादातर 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, बाकी जो कुछ थोड़े बहुत 10-1% लोग थे वो किस में लगे थे, इंडस्ट्री में लगे थे। अब इंडस्ट्री थी नहीं तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कहां से करेगी। इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, जो कि खत्म हो गई। अब जब वो खत्म ही हो गई, इंडस्ट्री नहीं है, तो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कहां से होगा। इसलिए जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ही कम था 1947 में या फिर कॉलोनियल रूल के दौरान, ठीक है। लिमिटेड एरिया ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें चलाती है, रेलवे
रेलवे कैरी कर रही है, बहुत सारी कंपनियां कैरी कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, रोड बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, आर्मी चला रही है, बहुत सारे काम। लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी काम नहीं कर रही थी। यानी कि गवर्नमेंट आज बहुत सारी इंडस्ट्री रन करती है हमारे देश के अंदर, लेकिन उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी वो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलाती थी। हालांकि कुछ इंडस्ट्री में वो लोग काम करते थे, लेकिन सिर्फ अपने फायदे, जैसे रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ और चीजें थी, लेकिन ये सब उनके खुद के फायदे के लिए थी और ना के बराबर थी, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आती है इंडस्ट्री के बारे में। अगर एग्जाम में आ जाता है 1947 में हमारी इंडस्ट्री कैसी थी, तो आपको वही आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैंने जो मेन पॉइंट थे वो आपको बता दिए हैं। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था 1947 में या फिर ब्रिटिश रूल में। जब हम ब्रिटिश रूल चल रहा था तो हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। देखो, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया बहुत सारी कंट्री के अंदर ट्रेड करता था, लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए तो अंग्रेजों ने हमारे देश के ज्यादातर जो ट्रेड थे उनको रोक दिए। अब हमारा मेन ट्रेड किसके साथ होने लगा, सिर्फ ब्रिटेन के साथ। और ट्रेड भी कैसा था मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया अपना रॉ मटेरियल बेच देता था, ठीक है, और वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे वो खरीद लेता था। तो बस यही हमारा ट्रेड था ब्रिटेन के साथ। 50% से ज्यादा ट्रेड हमारा ब्रिटेन के साथ था। बाकी छोटा मोटा जो ट्रेड था हमारा वो किन के साथ था, श्रीलंका, चाइना, इन सब के साथ था। तो आइए जरा समझते हैं। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर 1947 या फिर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, कुछ भी आ जाए। इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, अगर आप अपना रॉ मटेरियल ही बेच दोगे तो आपकी इंडस्ट्री कहां से आएगी। ठीक है, सारा रॉ मटेरियल तो हम इंडिया वाले बेच देते थे। ठीक है, एंड इंपोर्टर्स ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, अगर आप मार्केट में बाहर का सामान फिनिश प्रोडक्ट खरीदोगे तो यानी कि आपके देश में कोई सामान नहीं बन रहा। तो यही रीजन था कि इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं बन पा रही थी। ठीक है, इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे कि रॉ सिल्क हो गया, कॉटन रॉ मटेरियल हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वुल हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो, ये सब क्या करता था इंडिया एक्सपोर्ट करता था। इंपोर्ट क्या करता था, जो तैयार यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स होते थे, जो कैपिटल गुड्स होते थे, इंडिया उनको क्या करता था, इंपोर्ट करता था, यानी कि जो तैयार चीजें होती थी। मोनोपोली कंट्रोल, इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था, किसका, ब्रिटेन का। बाकी यानी हाफ, मोर देन हाफ, यानी 50% से ज्यादा ट्रेड इंडिया का सिर्फ ब्रिटेन के साथ था। रेस्ट जो बचा हुआ है वो चाइना, श्रीलंका और छोटे मोटे देशों के साथ था। क्लियर। अच्छा, इंडिया का ट्रेड और भी ज्यादा तेज हो गया जब सुएज कैनल मिला। सुएज कैनल क्या था, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा समझना। क्या था कि पहले इंडिया के अंदर से अंग्रेज रॉ मटेरियल लेकर जाते थे और पूरा अफ्रीका ऐसे क्रॉस करते हुए लेके जाते थे, पूरा अफ्रीका ऐसे क्रॉस करके लेके जाते थे। तो ये बन जाता था 9000, अगर आप इसे देखोगे ये बन जाता था हमारा 9800 किलोमीटर, 9000 कह रहा हूं, 19,800 किलोमीटर ऐसे घूमकर लेके जाते थे ये लोग लंदन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले रॉ मटेरियल को ले जाने की कॉस्ट और फिनिश प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लेकर आने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अफ्रीका से एक छोटा सा रास्ता यहाँ से खुल गया, जिसे हम सुएज कैनल कहते हैं। तो यहाँ से जो दूरी है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, अब डायरेक्ट यहाँ से रॉ मटेरियल जाने लगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई, अंग्रेजों को जो ये नया रास्ता मिल गया, इसकी वजह से इंडिया का रॉ मटेरियल और तेजी से ब्रिटेन जाने लगा और ब्रिटेन से जो तैयार सामान था वो और तेजी से आने लगा। तो इंडिया और ब्रिटेन का जो ट्रेड था इस सुएज कैनल के मिलने के बाद और भी तेजी से बढ़ गया। तो यही चीज कह रहा है। ठीक है, तो यहां पे समझना, सुएज कैनल, द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल इन 1869 ऑल्सो इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड को और भी कंट्रोल कर लिया जब उनको ये सुएज कैनल मिला। उससे पहले तो क्या था, ट्रेड थोड़ा सा कम था। रीजन था कि यार कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी सामान को लाने ले जाने की। ठीक है, उसके बाद मिसयूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। देखो, इंडिया जो भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन को बेचता था, हालांकि ब्रिटेन वाले बहुत कम रेट पे लेते थे, लेकिन जो भी पैसा इंडिया को मिलता था, ठीक है, उस पैसे को भी ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करती थी। उस पैसे का इस्तेमाल वो किस लिए करते थे, जो ब्रिटेन के अंदर उनके ऑफिसेस चल रहे हैं, जो उनकी आर्मी चल रही है, वो बहुत सारे वॉर लड़ते रहते थे और भी देशों पे उन्होंने कब्जा जमा रखा था। ठीक है, तो उसके लिए वो सारे पैसों को क्या करते थे, खर्च करते थे। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया के रॉ मटेरियल को बेचकर
इंडिया के अंदर फायदा कमाकर जो भी पैसा आता था वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए खर्च करने की बजाय अपने लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। दिस सरप्लस वॉज यूज टू मेक द पेमेंट फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर जितने भी उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस थे या ना आर्मी वगैरह थी, उनके लिए वो अपना पैसा खर्च करते थे। उस दौरान वो बहुत सारे वॉर भी लड़ रहे थे दूसरे देशों के साथ, उसके ऊपर वो अपना पैसा क्या करते थे, खर्च किया करते थे, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड में आपको याद रखना है कि 1947 में फॉरेन ट्रेड इंडिया का कैसा था। इंडिया एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, और फिनिश प्रोडक्ट इंडिया क्या करता था, इंपोर्ट करता था। इंडिया अपने प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेचा करता था और फिनिश प्रोडक्ट्स खरीदा करता था। इंडिया की 50% से ज्यादा ट्रेड पर मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटेन का, और रेस्ट पर चाइना, श्रीलंका और ईरान जैसे देशों का था। सुएज कैनल के खुलने के बाद इंडिया का जो ट्रेड था ब्रिटेन के साथ वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गई, ठीक है। इंडिया के ट्रेड से जो भी पैसा बनता था उसका भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट मिसयूज करती थी, अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया करती थी, ठीक है। तो सुएज कैनल वाला पॉइंट जरूर याद रखना कि ट्रांसपोर्टेशन कितना कॉस्ट कम हो गया था। देखो 19,800 से सिर्फ 7200 किलोमीटर, ठीक है, सिर्फ 7200 किलोमीटर ही किलोमीटर लिखना था, 7200 किलोमीटर ही रह गया था। तो इतनी ज्यादा जो दूरी कम हुई, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन काफी कम हो गया। ये सारी चीजें यार, ये माइल्स में ना, किलोमीटर में ये वाला है 11,600, ठीक है, 11,600 अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले कितना था 19,800, फिर कितना हो गया था 11,600। तो दूरी काफी कम हो गई, और दूरी कम होने की वजह से इनको फायदा मिला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, जिसकी वजह से और ज्यादा ट्रेड उन्होंने तेज कर दिया, ठीक है, इंडिया के साथ। बच्चों अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, या फिर 1947, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या क्या आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट कैसा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट कैसा था। देखो आज़ादी के बाद से ना हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बहुत पैसा खर्च करा है, जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों में और डेमोग्राफिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। लेकिन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश राज चल रहा था, या फिर 1947 जब देश आज़ाद हुआ, तो हमारे क्या सिचुएशन थी हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन की, तो वो चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कहता है हाई बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट कैसा था, बहुत ज़्यादा हाई था, और डेथ रेट भी कैसा था, बहुत ज़्यादा हाई था। बर्थ रेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों पे 48 न्यू बॉर्न बेबी हर साल आ जाते थे। इसका मतलब अगर इस साल 1000 लोग हैं तो अगले साल कितने हो जाएंगे, 1048 हो जाएंगे देश के अंदर। 1000 लोगों पे 48 लोग हर साल बढ़ जाया करते थे, और 1000 लोगों पे 40 लोगों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाया करती थी। यानी कि बर्थ रेट भी बहुत हाई, डेथ रेट भी बहुत हाई। इसके पीछे का रीजन, बर्थ रेट और डेथ रेट हाई होने के दो ही रीजन होते हैं। पहला, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब देश के अंदर एजुकेशन नहीं है, इसका मतलब अवेयरनेस नहीं है, और दूसरे नंबर की बात, देश के अंदर अच्छा हेल्थ सेक्टर नहीं है, और हेल्थ सेक्टर नहीं होता तो लोगों की डेथ बहुत तेजी से होती है। तो रीज़न क्या था, एजुकेशन और हेल्थ। और इस एजुकेशन और हेल्थ ना होने की वजह क्या थी, देश के अंदर मैसिव पॉवर्टी, देश बहुत ज़्यादा गरीब था, लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, ना तो एजुकेशन के लिए ना तो हेल्थ के लिए, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी कितनी डेथ हो जाया करती थी, ठीक है। उस टाइम 1947 में अगर 1000 बच्चों का जन्म होता था तो उसमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी। रीजन क्या था, हॉस्पिटल ही नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, इलाज नहीं थे, अच्छे डॉक्टर नहीं थे। जब इलाज नहीं मिलता था, बच्चों को प्रॉपर केयर नहीं मिलती थी, उनकी डेथ हो जाती थी, जो कि आज सिर्फ कितना हो गया, 30। रीजन, बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारे क्लिनिक्स, बहुत सारी बीमारियों का इलाज, बहुत सारे डॉक्टर्स, तो ये सारे रीजन है, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 बच्चों पे जो 1 साल से कम है, 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000। 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं।
अगले नंबर पे आ जाता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजादी के समय 44 ईयर्स थी, कहीं कहीं 35 ईयर लिखा है, कहीं 38 ईयर लिखा है, तो 44 ईयर, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। यानी ऑन एन एवरेज हर बंदा 44 ईयर जीता था। इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा 44 ईयर जीता था, इसका मतलब यह है कि एवरेज था। एवरेज लोग कितना जीते थे? 44 ईयर, जो कि अब बढ़कर कितना हो चुका है? अप्रॉक्स 70 ईयर्स हो चुका है। रीजन क्या है? रीजन है हेल्थ सेक्टर। पहले ना अच्छे डॉक्टर थे, ना बहुत सारी बीमारियों का इलाज था, ना बहुत सारे हॉस्पिटल थे। अब सारी चीजें आ गई तो लोगों की प्रॉपर केयर होती है, लोगों को बहुत सारी बीमारियों का टाइम पे इलाज मिल जाता है, तो लोग बच जाते हैं। ठीक है, अगला है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई लिटरेसी और एजुकेशन दोनों में डिफरेंस होता है, या फिर एजुकेशन या लिटरेसी दोनों में डिफरेंस होता है। एजुकेशन जो होता है वो एक लेवल होता है, लेवल मतलब पढ़ाई का लेवल, जैसे कि मान लो प्राइमरी एजुकेशन 1st to 5th हो गया, सेकेंडरी एजुकेशन 6th to 12th क्लास हो गया, फिर हायर एजुकेशन कॉलेज हो गया, ये होता है एजुकेशन। ठीक है, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ना और लिखना। तो हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिटरेसी की बात कर रहे हैं। लिटरेसी मतलब होता है अगर कोई इंसान किसी एक लैंग्वेज को देखकर पढ़ सकता है या लिख सकता है तो उसको हम लोग लिटरेट बोलते थे। तो इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम था उस टाइम, यानी एजुकेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लिटरेसी की। रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट, कह रहा है लिटरेसी रेट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो देख के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट वाज नियरली 16%। इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट कितना था? 16%। और विमेंस के अंदर तो ये लिटरेसी रेट और भी कम था, यानी कि 100 में से सिर्फ 16 लोग ऐसे हुआ करते थे जो देखकर किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। और विमेन में तो ये रेशो और भी कम था, सिर्फ 7% था। ठीक है, रीजन क्या था? सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशन नहीं था, स्कूल नहीं थे, कुछ भी नहीं था लोगों के पास। ठीक है, तो लोग पढ़ेंगे कहां से? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लोगों के पास पैसा भी नहीं था। ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट इतना ज्यादा कम था, इसके पीछे रीजन था क्या? जेंडर बायस, यानी कि लड़कियों को पढ़ने की बिल्कुल ना के बराबर आजादी। ठीक है, लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं था। तो डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था इंडिया का 1947 में? बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई था, डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा हाई था जो कि 218 पर 1000 था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 साल थी जो कि अब बढ़कर काफी ज्यादा हो गई है। ठीक है, और लिटरेसी रेट इंडिया का मेन में 16% और विमेन में सिर्फ 7% था, जो कि बहुत ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा। एजुकेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लिटरेसी रेट की सिर्फ बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, इंडिया के अंदर जो पहला पॉपुलेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1881 के अंदर हुआ था, और उसके बाद लगातार हमारे देश में पॉपुलेशन काउंट होता है। ठीक है, अभी पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन। कह रहा है कि हमें जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल पता चलता है ना, हमें अपने देश का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसे पता चलता है? कैसे पता चलेगा? बर्थ रेट बहुत हाई है, डेथ रेट हाई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ये सब कैसे पता चलता है? ये सब हमें जब हमारे देश का सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, तभी हमारे को पता चलता है। तो इंडिया के अंदर पहला पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? 1881। उन्हीं में ये सब चीजें पता चली थी हमारे को कि इतनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है इंडिया के अंदर, इतनी खतरनाक स्थिति है हम लोगों की। ठीक है, तो उसके बाद हर 10 साल पे इंडिया में लगातार पॉपुलेशन सेंसस होता है, और इंडिया में लास्ट टाइम आई थिंक 2011 के अंदर हुआ था। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या फिर 1947। 1947 में इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? अब हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सीधा समझेंगे। प्राइमरी सेक्टर में कितने लगे थे, सेकेंडरी में कितने लगे थे, और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए थे। तो इस टेबल को समझो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंडिया में 72.7% लगे थे। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, इस एग्रीकल्चर लेबर के अलावा फॉर फिशिंग वगैरह करना, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग, ये सब काम किस में आ जाता है? क्यूरिंग, ये सब किस में आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया में कितने लोग लगे थे? 10.1% लोग।
ठीक है, किस में लगे हुए थे, जैसे बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं। टेरेसरी इंडस्ट्री में कितने लोग लगे थे, 17.2%, जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन और कुछ और सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हालांकि 1951 का डाटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस टाइम हमारे देश में मेजरली जो पॉपुलेशन है वो कहाँ लगी थी, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर, सेकंड में कहाँ लगे थे, सर्विस सेक्टर में, और थर्ड में कहाँ लगे थे, सेकेंडरी सेक्टर, जैसे जिसमें इंडस्ट्री वगैरह आ जाती है। क्लियर हो गया, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, हमें वही जो चार्ट, ये जो चार्ट है वही हमारे को एक्सप्लेन करवाएगा। 1947 में इंडिया में प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितने लोग लगे थे, 72.7%, जिसमें ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में लगे थे, और एग्रीकल्चर के हालात तो आपको पता है। सेम उसी टाइम पर इंग्लैंड और यूएसए के अंदर सिर्फ 2% लोग एग्रीकल्चर में थे, जापान में सिर्फ 12% लोग थे, और जर्मनी में सिर्फ 4%। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इंडिया की सारी भीड़ कहां पर जमा थी, जब ये लोग अपनी इंडस्ट्री पे काम कर रहे थे तो इंडिया की सारी भीड़ अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सिमटी हुई थी। इंडस्ट्री इन सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्री में ना के बराबर इंडिया के लोगों को काम मिल रहा था। रीजन क्या था, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और इंडिया की मॉडर्न इंडस्ट्री बिल्कुल ना के बराबर थी। ठीक है, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बियरली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्लियर। इसके अलावा उसी टाइम पर अगर हम यूएसए की बात करें तो 32%, इंग्लैंड की बात करें तो 42%, और अगर हम जापान की बात करें तो 39%। जिस टाइम इंडिया की सारी पॉपुलेशन कहां पे लगी थी, एग्रीकल्चर में, प्राइमरी सेक्टर में लगी थी, उस टाइम पर ये सारे देश किस पे मेहनत कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्री पे। इसीलिए आज ये लोग डेवलप्ड है, क्योंकि इतने पहले से लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे ये देश अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर मेहनत कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग लगे थे, उस टाइम हमारी सारी भीड़ कहां पे थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी। क्लियर होती है बात। नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर ब्रिटिश रूल, या फिर 1947। 1947 में इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसके क्या हालात थे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें दो चीज़ें हमारी, पहला ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा और दूसरा हमारा कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोग रोड को देखेंगे, ठीक है, फिर रेलवे देखेंगे और फिर पोर्ट्स को देखेंगे। ठीक है, तो क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर कुछ काम करा था या नहीं करा था, वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम रोड पे बात करते हैं। देखो, रोड वैसे तो उनको बनाना नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़े बहुत रोड इसलिए बनाए थे ताकि, क्योंकि हम पे रूल कर रहे थे, और रूल करने के लिए उनको, उनकी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जाना था देश के अंदर, तो इसलिए उन्होंने थोड़े बहुत रोड बनवाए थे। वो भी कहाँ पे, अर्बन एरिया के अंदर, ज़्यादा रूरल एरिया वगैरह के अंदर उन्होंने ज़्यादा रोड वगैरह नहीं बनवाए थे। ठीक है, और रोड बनाने के पीछे इनका एक पर्पस और था कि जो रॉ मटेरियल है उसको बाय रोड, ठीक है, बाय रोड कहाँ तक लेके जा सके, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहां तक पहुंचा सके। तो रोड बनवाने के पीछे उनके दो बेनिफिट थे। पहला बेनिफिट था कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक रॉ मटेरियल को पहुंचाना है, और उनकी जो आर्मी है इंडिया पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए, उनकी आर्मी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सके, बस इसलिए उन्होंने रोड बनवाया, बाकी और कोई रीजन नहीं था। बाकी ये जो रोड इन लोगों ने बनवाए थे इंडिया में, ये लोग रोड रूरल एरिया में नहीं बनवाते थे। यही रीजन था। तो कई बार हमारे देश के अंदर जैसे बाढ़ आ गया या कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी आ गई रेनी सीजन के अंदर, तो हमारे देश के अंदर जो बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया में रहते थे, पूरा का पूरा गांव डूब जाता था और उन्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता था, क्योंकि कोई रोड वगैरह नहीं थे, तो वो लोग वहां से निकल नहीं पाते थे। बहुत सारे लोगों की इसी तरीके से इंडिया के अंदर डेथ हो जाया करती थी। आइए जरा समझते हैं। रोड कंस्ट्रक्टेड इन द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर बिल्ट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। ये अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने कुछ रोड वगैरह बनवाया, और ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और रॉ मटेरियल को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कुछ रोड वगैरह को बनाया था। क्लियर हो गया। देयर वॉज ऑलवेज एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड। उन्होंने कोई भी ऑल वेदर रोड नहीं बनाए जो कि अर्बन एरिया को रूरल एरिया से जोड़ता हो, और किसी नेचुरल क्लाइमेटीज में रूरल एरिया के लोग निकलकर वहां से भाग सके। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा रेलवे।
रेलवे को इंट्रोड्यूस करा अंग्रेजों ने 1850 के अंदर, ठीक है। हालांकि रेलवे बनाने का जो इनका पर्पस था वो ये था कि रेलवे से ये रॉ मटेरियल को भरेंगे और नियरेस्ट पोर्ट जो बंदरगाह है वहाँ तक पहुँचाएंगे, फिर वहाँ से वो ब्रिटेन लेके चले जाएंगे। इसके अलावा जो ब्रिटेन से वो फिनिश प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो रेलवे के द्वारा क्या करेंगे, देश के अलग अलग एरियाज में ले जाकर बेचेंगे। तो रेलवे बनाने का इनका पर्पस ये था। लेकिन फिर भी इंडियंस ने रेलवे को एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में, अपने कल्चर को बांटने में, और जो उस टाइम के बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे वो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इस्तेमाल करा। तो इंडिया की आज़ादी में रेलवे ने एक वाइटल रोल प्ले करा है, ठीक है। तो जरा समझ लेते हैं। Introduced in India in 1850 and were developed to the transport finished goods from the Britain to the interiors of the colonial India। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट्स को भेजने के लिए रेलवे को बनवाया था, ठीक है। इट एम एट वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट फॉर द ब्रिटेन प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मार्केट के अलग अलग हिस्सों में या ब्रिटेन का जो गुड्स है वो देश के हर इलाके में बिक जाए और उनकी मार्केट बड़ी हो जाए, इस पर्पस से उन्होंने क्या करा था, रेलवे को इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन फिर भी हाउएवर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कंसीडर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटेन इन इंडिया। लेकिन फिर भी रेलवे उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने रेलवे की शुरुआत कर दी। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उनके जाने के बाद उसी रेलवे को हमने आगे बढ़ाया और फिर हमने इतना बड़ा नेटवर्क आज रेलवे का जो है तैयार कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पोर्ट्स वगैरह पे। पोर्ट्स जानते हो ना, जो नदी के किनारे जो बंदरगाह वगैरह होते हैं उनको पोर्ट्स हम लोग कह देते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्यों बनाए थे, ये इसलिए बनाए थे कि भाई रॉ मटेरियल यहाँ पे लाएंगे, इसमें भरेंगे, फिर पानी से लेके चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए बनवाए थे। डेवलप टू हैंडल द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट्स को देश में लाने के लिए ब्रिटेन से इन्होंने पोर्ट्स बनवाए थे हमारे देश में। अब आ जाते हैं हम लोग कम्युनिकेशन में क्या, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है। ये कह रहा है कि डेवलप टू इनहेंस द एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। उनकी आर्मी एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए, उनकी गवर्नमेंट आर्मी से अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाए, इसी के लिए उन्होंने क्या बनाया था, जो पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज हमारे देश के अंदर इंट्रोड्यूस करी थी, और वो अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, बस इसलिए बनवाया था। उनका कोई भी पर्पस नहीं था कि इससे इंडियंस को कोई फायदा पहुंचे। तो मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बता दिया कि उन्होंने क्या क्या काम करा, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ रोड बनवाए अपने मतलब के लिए, रेलवे अपने फायदे के लिए बनवाया, पोर्ट्स अपने फायदे के लिए बनवाया। बाकी कम्युनिकेशन उनकी आर्मी, उनकी गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग मेंटेन कर पाए, इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत पोस्टल और टेलीग्राफ की सर्विसेज भी चलाई थी। बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। क्या ब्रिटिश रूल का हमारी इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, या फिर अंग्रेजों ने कोई ऐसा काम करा हो जो उनके जाने के बाद हमारे लिए बेनिफिट बन गया हो। तो वही चीज इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला, कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। हमारे फार्मर्स को वो एक कमर्शियल आउटलुक देकर चले गए, ये हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट हो गया, और इससे हमारे किसानों को एक ब्रेक थ्रू मिला उनके जाने के बाद। देखो उन्होंने भले ही हमें ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई, तो इससे हमें ये बात समझ में आ गया कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। उससे पहले हमारे किसान क्या कर रहे थे, सब्सिटेंस फार्मिंग कर रहे थे। सब्सिटेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ इतना उगाओ कि हमारे फैमिली का गुजारा चल जाए। लेकिन अंग्रेजों ने हमें बताया कि फसल को अगर सही ढंग से और सही टेक्निक से उगाया जाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते हैं, और सरप्लस प्रोडक्शन को बेचकर मार्केट से फायदा भी कमा सकते हैं। हालांकि अंग्रेजों के राज के दौरान तो ये चीज़ संभव नहीं हो पाई, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे फार्मर्स को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि जो फार्मिंग सेक्टर है या जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ सब्सिटेंस नहीं है, इसमें हम सरप्लस प्रोड्यूस को बेचकर फायदा भी कमा सकते हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने इंडिगो के केस में हमसे करा था। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने हमारे देश के अंदर कुछ रोड बनाने की शुरुआत कर दी, कुछ ब्रिज बना दिए, कुछ बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बना दी हमारे देश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उन्होंने हमारे देश में रेलवे की शुरुआत कर दी। तो ये जो उन्होंने शुरुआत कर दी, तो उनके जाने के बाद हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया उन चीज़ों को फिर आगे बढ़ाना। क्लियर हो गया। देखो कोई भी चीज़ जब शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद आगे बढ़ाना थोड़ा सा उसको आसान हो जाता है।
उसके बाद हमारा चेक ऑफ फैमिन। हमारे देश के अंदर उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से बाय ट्रांसपोर्ट हम एक जगह से दूसरी जगह पर अनाज को पहुंचा सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर मेडिकल फैसिलिटी को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने उनसे सीखा तो किस तरीके से हम लोग फैमिन वगैरह से लड़ सकते हैं या नेचुरल क्लाइमेटीज से हम लोग लड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश के अंदर बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा चलता था, या फिर मनी हमारे इकोनॉमी के सर्कुलेशन में बहुत ही कम था। अंग्रेजों ने आने के बाद ही हमारे देश में बहुत सारे सिक्के चलाए, बहुत सारे कागज के नोट चलाए। अंग्रेजों ने ही अपने राज के अंदर हमारे देश में पहला बैंक भी खोला। तो कुल मिलाकर बात यह कि उस दौरान बहुत सारी चीजें हुई और हमारा जो मॉनिटरी सिस्टम है वो थोड़ा अच्छा हो गया। देयर वाज अ ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज ऑफ मॉनिटरी सिस्टम। हम बार्टर सिस्टम से मॉनिटरी सिस्टम पर आए ऑफ एक्सचेंज। ग्रोथ ऑफ द मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट द डिवीजन ऑफ लेबर, जिससे डिवीजन ऑफ लेबर आसान हो गया, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सबको अपना अपना प्रॉफिट आसानी से मिलने लगा और हमारे जो प्रोडक्शन का स्केल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। पहले प्रोडक्शन बहुत छोटे लेवल पे होता था, लेकिन मनी इकोनॉमी में मनी के आने के बाद जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, इन सब चीज़ों का बेनिफिट हमें बाद में मिला। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अंग्रेज वैसे संख्या में बहुत कम थे, अंग्रेज संख्या में बहुत कम थे, लेकिन हमारी कंट्री इतनी बड़ी थी और इसके साथ वो और भी कंट्रियों को अपना गुलाम बना के रखा था। तो अंग्रेज कैसे ये चीज कर पाते थे? अंग्रेज ये सारी चीजें कर पाते थे अपनी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से, यानी कि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम था ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम भी हमने उनसे सीखा जब उन्होंने हमारे देश पे राज करा। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद जब हमारे देश का संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमारे जो लीडर्स थे उनको बहुत ज्यादा आसानी हुई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा था। तो हमें पता था कि किस तरीके से बनेगा, बस हमने उसमें थोड़ा बहुत क्या कर दिया, चेंज कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट लेगेसी द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सर्व एज अ रेडी टू रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियन एंड प्लानर्स। क्लियर हो गई बात। तो अंग्रेजों ने जो कुछ पॉजिटिव काम हमारी इकोनॉमी के अंदर करा वो क्या था? उन्होंने हमारे फार्मर्स को कमर्शियल आउटलुक दिया, उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ थोड़ा बहुत डेवलप करा जो हमारे लिए बाद में फिर फायदेमंद बन गया, चाहे वो रोड था चाहे वो रेलवे था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने हमें फेमिन्स वगैरह से लड़ना सिखाया, नेचुरल क्लाइमेटीज में सिखाया कि किस तरीके से हम अपने ट्रांसपोर्ट वगैरह को डेवलप्ड करके मेडिकल फैसिलिटी और फूड वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। उन्होंने हमें मॉनिटरी सिस्टम को बेहतरीन करना सिखाया, बार्टर सिस्टम से मनी सिस्टम के अंदर ले गए, जिसकी वजह से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाए। उन्होंने हमें इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ये सारी चीजें उन्होंने हमारे को सिखाई। तो बच्चों, ये था उनका पॉजिटिव इंपैक्ट जो अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी पर छोड़ कर गए। तो यहाँ